हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ एडवाइस, कुछ टिप्स स्पेशली उन लोगों के लिए चूँकि जेएलपीटी का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है 2024 का दिसंबर का जो एग्ज़ाम था, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो अब 31 जनवरी को जो है जाकर के रिलीज़ हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो के अंदर बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है मैं लेकर आया हूँ। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो देखिए सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अपना जेएलपीटी जो N5 या N4 लेवल क्लियर किया है उनके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ठीक है? कि आपने फर्स्ट टाइम में या फिर सेकंड टाइम में अपना जो लेवल है उसको क्लियर कर लिया। अब ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं एक एडवाइस जो है वो यही देना चाहूँगा कि भाई अभी आपने N5 किया, ठीक है? और जितनी आपने मेहनत की ऑब्वियसली ये जो आपको रिज़ल्ट मिला है वो आपकी मेहनत के बिहाफ़ पर ही मिला है। तो अब इसके बाद जब आप नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई करोगे यानी कि N4 की, तो उसको लाइटली नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि भाई ये एग्ज़ाम हो गया तो ऐसी ही पढ़ाई अब होगी और तो हम ऐसे ही करेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जितनी पढ़ाई आपने अब करी थी ना उससे ज़्यादा पढ़ाई करनी है अब, क्योंकि N4 के अंदर कांजीज़ बढ़ जाती हैं और ये बिल्कुल मत सोचना कि N5 में जो कांजीज़ पढ़ी हैं अब उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गलत है ऐसा। N4 में आपको N5 की कांजी भी याद रखनी है प्लस N4 की कांजी भी पढ़नी है, ठीक है? तो चैलेंजिंग तो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइटली मत लेना इस चीज़ को कि N5 हो गया है, इतनी मेहनत करी नहीं थी, N5 ईज़ी होता है। अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा तो वो ईज़िली कर लेगा, लेकिन N4 ईज़ी नहीं होता है भाई, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, अगर आप सीरियसली कर रहे हो। तो ये मैं आपको प्री वार्निंग कह लो या प्री एडवाइस कह लो, ताकि आप गलती ना करो। ये इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। N4 वालों के लिए भी ये बोलूँगा अगर जिसका N4 निकल गया है, N3 भाई क्वाइट चैलेंजिंग होता है, इतना आसान नहीं है। डबल से ज़्यादा कांजी हो जाती हैं। आपने N4 तक करी चलो 300 कांजी सपोज़, यहाँ पर आपकी 650-700 समथिंग कांजी मान के चलो N3 के अंदर। तो भाई इतना आसान नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ़ आपको वार्न कर रहा हूँ कि भाई बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ढिलाई मत दे देना, एकदम रिलैक्स मत हो जाना कि ये निकल गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना हम अपनी खुशी को एन्जॉय करते-करते एक्चुअल में जो काम करना है उसको मिस कर देते हैं। तो ये चीज़ ना हो, इस चीज़ को मैं आपको इसके लिए मैं आपको चेतावनी पहले से दे रहा हूँ। बात करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बेचारे फेल हो गए, ठीक है? उनका फर्स्ट टाइम में वो निकल नहीं पाए या फिर सेकंड अटेम्प्ट में वो रह गए या थर्ड अटेम्प्ट कह लो, किसी का N5 नहीं निकला, किसी का N4 नहीं निकला। तो देखो सबसे पहली चीज़ उन लोगों के लिए मैं ये बताऊँगा कि पहले तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो। आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका कहाँ पर जो है वीक पॉइंट रहा है। मैंने देखा है मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं पास हुए हैं, उनके मैसेजेस आए हैं कि सेंसी मेरा क्लियर हो गया, आपकी वीडियो देखी थी और काफ़ी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी से उन्होंने पास किया है भाई, N5 ही नहीं N4 भी पास किया है। तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा इस चीज़ को देख के कि भाई सेल्फ स्टडी से उन्होंने करी चीज़ें। बाकी जो स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए मैं एक सजेशन ये दूँगा, भाई इस चीज़ को रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि आपसे गलती हुई है, ठीक है? कहीं न कहीं आपने अपना लैग पॉइंट छोड़ा है और ये आपके रिज़ल्ट में बखूबी लिखा हुआ है। जब आप रिज़ल्ट लोगे तो आपको पता होगा कि आपके किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा कम नंबर आए हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमने गलती करी कहाँ पर है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जेएलपीटी वालों का जो है उनकी कोई दुश्मनी है हमसे कि वो जानबूझ के फेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा करके आओगे वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो जो गलतियाँ हमसे हुई हैं, उनको हमें जानने की ज़रूरत है कि गलती हमने कर कहाँ दी और उस पार्ट को हमें जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सवाल ये उठता है कि जिन स्टूडेंट ने पहली बार दिया फेल हो गए, नियर अबाउट आकर के फेल हो गए, जैसे किसी के 87 आए हैं, किसी के 88 आए हैं, 90 आए हैं, फेल हो गए, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ठीक है, आपने मेहनत की लेकिन 50-50 थी, नहीं हो पाए, ठीक है? फर्स्ट टाइम था, हो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर लो। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार फिर से आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन जिन स्टूडेंट ने दूसरा अटेम्प्ट किया वो फेल हो गए और नियर अबाउट पे ही फेल हुए हैं, 3 या 4 नंबर में। तो रीज़न बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। देखो मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम में हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो गए हो। आपको भले आता हो लेकिन कन्फ्यूज़ हुए। मेरा सवाल ये है कन्फ्यूज़ भी क्यों हुए? कन्फ्यूज़ भी आप क्यों हुए एग्ज़ाम के अंदर? इसका मतलब कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ थी। आपने कुछ ना कुछ तो ढंग से नहीं किया था, ठीक है? आप वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाए या तो आपने पढ़ने के तरीकों को ढंग से सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है? कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। तो
अब करना क्या है? अब करना ये है कि अगर आपके 3-4 मार्क्स से आप सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो गए हैं, तो मैं आपको ये सजेशन दूँगा, वो स्टूडेंट जो N5 कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो फ़ायदा नहीं है, मैं कभी भी गाइड नहीं करता किसी को भी। भाई जो चीज़ है, जो मुझे लगता है कि भाई एग्ज़ैक्टली सही है, वही मैं बताता हूँ। बाकी मेरी इस इंस्ट्रक्शन को सुन के अप्लाई करने से पहले खुद से सवाल कर लेना कि आप उस चीज़ को कर पाओगे या नहीं। तभी करना, अदरवाइज़ फाइनल कॉल आपकी ही रखना, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि सेंसे आपकी वीडियो देखी थी, आपने ऐसा बोला था तो हमने ऐसा कर लिया, इसमें भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है? तो मैं यही बोलूँगा जिन स्टूडेंट्स का सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हो गया है और वो भी नियर अबाउट मार्क्स से जो रह गया है, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप अपने नेक्स्ट लेवल की तैयारी के लिए जा सकते हो। लेट्स सपोज़ कि अगर आपने N5 किया, 2 बार आपका N5 नहीं निकला, बट आपने सिलेबस को गो थ्रू कर लिया है 2 टाइम, आपका नॉलेज है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप नहीं कर पाए एग्ज़ाम में, डर गए या कुछ भी हुआ, पैनिक हुआ ऐसा कि आप नहीं कर पाए, तो आप N4 के लिए जा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है, मेहनत उससे और ज़्यादा करनी पड़ेगी या मैं कह लूँ दुगनी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला। आजकल लोग, मैंने देखा था अभी एक स्टूडेंट मुझे कमेंट उसने किया था मुझे इंस्टा पे और बोल रहा था कि जापानीज़ लैंग्वेज में कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है? आप बेवकूफ़ बना रहे हो, कुछ तरीके से उसने बात कही कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ना ऐसी बात कह रहे हो, मैं इसकी बजाय मैं कोई दूसरी लैंग्वेज कर लूँगा। तो ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, आप किसी भी फ़ील्ड में देख लो, आप सीए देख लो, आप लॉयर के फ़ील्ड में देख लो, क्या वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है? लेकिन हर एक फ़ील्ड में एक आपको ऐसा मिल जाएगा बेस्ट जो बहुत अच्छा कमा रहा है, अंधा कमा रहा है। कुछ होते हैं जो नॉर्मल कमाते हैं और कुछ होते हैं कि बस चल रहा है उनका गुज़ारा, ठीक है? तो बहुत अंधा कमा रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचे कैसे? नॉर्मल कमा रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचे कैसे? सबने अपनी हार्ड वर्किंग, अपनी स्किल को यूटिलाइज़ किया है। तो जापानीज़ सीख रहे हो ना, मैं आपको एक चीज़ यही बताऊँगा, जापानीज़ किस पर्पज़ से सीख रहे हो? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जब मैं किसी से बात करता हूँ ना, तो उनके दिमाग में मुझे एक चीज़ समझ में आती है, जब सब वो बात करते हैं, बस N5 निकल जाए, N4 निकल जाए, N3 निकल जाए। ये N3, N4, N5 है क्या भाई? महज़ एक कागज़ का टुकड़ा। मान लिया आपके पास N3 आ गया, N4 आ गया, N5 आ गया, क्या कर लोगे फिर उससे? आपको फिर भी कंपनी लेने वाली नहीं है N5, N4 पे। कंपनी लेगी आपकी नॉलेज पे। आपने क्या सीखा है? आपके अंदर क्या जो है, आपके अंदर स्किल्स क्या हैं? जापानीज़ में आपने सीखा क्या है? इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो लेवल के पीछे भागने की ज़रूरत पड़ती क्या है यार? मुझे ये समझ में नहीं आता। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर N5 में सिर्फ़ इतने ही वोकैब पढ़ने हैं, तो उतने ही पढ़ते हैं वो लोग। जबकि सिंस जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, पहली वीडियो में मैंने बताया था कि आप लगभग इतनी चीज़ें पढ़ के चलो, कांजी इतनी पढ़ के चलो, तो मैंने एक्स्ट्रा ही कांजी बताई। क्यों? जानबूझ के। क्योंकि एक माइंड सेट हो जाता है ना कि इतना ही पढ़ना तो उतना ही पढ़ना, तो इतना अपने आप को कंट्रोल मत करो एक चीज़ पे कि मुझे इतना ही करना है। हाँ, एक पॉज़ ले सकते हो कि 6 महीने तक मैं N5 में इतना पढ़ लेता हूँ। अगर वो पढ़ लेते हो अच्छे से, तो आप और आगे पढ़ लो। क्या वो नुकसान करेगा? क्या वो आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा? ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो वही चीज़ है कि अपने इस दिमाग से थोड़ा बाहर आओ, एक माइंडसेट से कि भाई N5 के लिए ही पढ़ना है, N4 के लिए ही पढ़ना है। आपको N5 के लिए नहीं पढ़ना, आपको अपने लिए पढ़ना है भाई। आपको पता है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर आपको जापानीज़ मिलेंगे ही नहीं। पहला तो चैलेंजिंग पॉइंट ये है। अगर आप ये मान लो कि आप जापान में होते कि भाई आपने पढ़ा, बाहर निकले, तो 10 जगह आपको चीज़ें मिल जाती, कांची मिल जाती दिखी हुई, कहीं पे भी लिखी हुई। आप उसे देख के रिवाइज़ कर लेते। आप किसी जापानी पर्सन से बात करते तो आपकी वहाँ पे ब्रश अप हो जाती है जापानीज़। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा भाई, इंडिया में आपको तो कैसे ही हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहली डिफ़िकल्टीज़ जो है वो यही है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, इंडिया में हैं, हिंदी बोलते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तो इस चैलेंज को फेस करते हुए हमें ये जापानीज़ जो है वो सीखनी है। तो सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है डेडिकेशन से, तरीके से पढ़ो। रट्टाफिकेशन मत करो। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने N5, N4 किसी भी लेवल के लिए अपना माइंड सेट किया, आपने पढ़ा। देखो, पता लगाने के 2 ही तरीके हैं कि आपने जो चीज़ सीखी है, वो आपने ढंग से सीखी है या फिर सिर्फ़ वो रट्टाफिकेशन है। कैसे पता लगता है? अगर आपने वो चीज़ रटी है ना, तो बुक बंद करने के बाद वो आपको याद ही नहीं आएगा आपने पढ़ा क्या था। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। अगर आपने रट्टे मारे हैं किसी भी तरीके से, बुक बंद करने के बाद 1 घंटे बाद आप सोच लेना आपके दिमाग में आएँगी नहीं चीज़ें। इसका मतलब समझ जाना आपने रट्टाफिकेशन मारा है और इस रट्टाफिकेशन से आप किसी तरीके से अगर पास हो भी गए ना, तो पास होने के बाद जो जॉय होगा, जो खुशी होगी, वो आपको धीरे-धीरे ये चीज़ भुलाना शुरू कर देगा। लेकिन जब आप चीज़ों को तरीके से सीखते हो ना,
तो आपसे कोई सोता हुआ भी पूछ लेगा कि ये चीज़ बताना, तो आप बता दोगे यार इसका मतलब ये था। तो ये सबसे बड़ा डिफ़रेंस है कि भाई आप किस तरीके से सीख रहे हो। तो अपने लर्निंग पैटर्न को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को आप ढंग से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, उसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब आपको एग्ज़ाम्पल मैं एक दूँ, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना, कई बार क्या होता है नए-नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं मेरे वीडियो को देख कर के। वो आके कहते हैं सर इस टॉपिक को कवर करो, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका होता हूँ, लेकिन जब उनके मैसेजेस आते हैं ना, तो कई बार क्या होता है वो शाकुनी सवारू या फिर मैं कह लूँ मुकात्सुकिमास, कुछ इस तरीके की फीलिंग्स मेरे अंदर आ जाती हैं। यानी कि मैं कहूँ इन दोनों वर्ड का मतलब होता है मुकात्सुकिमास या फिर शाकुनी सवारू का मतलब होता है कि इरिटेट हो जाना, है ना? तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ काफ़ी ज़्यादा, और मुझे कई बार ये लगता है कि यार मैं ऑलरेडी इस चीज़ पे वीडियो बना चुका हूँ, पता नहीं स्टूडेंट देखते क्यों नहीं? एक जो मैंने चीज़ फेस करी है वो ये, अब देखो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप देखो या ना देखो, बट मैं मानता हूँ कि अगर आप फ़ीस दे करके किसी ऑफ़लाइन इंस्टीट्यूट जा रहे हो, तो 3 आवर्स आप वहाँ दे रहे हो, फिर आना-जाना कर रहे हो, लगभग 5 से 6 घंटे अपने खराब कर रहे हो किसी दिन के। यहाँ आप घर पे बैठ करके कुछ नहीं करना, आप मेरे चैनल से जुड़े, ठीक है? तो चैनल से जुड़ने के बाद सिर्फ़ ये नहीं कि आप चैनल से जुड़े, आपने जो जिस भी टॉपिक से, जिस भी कंसर्न से आप मेरी वीडियोज़ पे आए थे, आपने वो देखा और साइड करा। नहीं भाई, पूरे यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ, पूरे पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो आपको डिटेल में और ये सारी चीज़ें बताएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको ना सिर्फ़ यहाँ पर कोर्स करा रहा हूँ, बल्कि इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ कि भैया आपको कैसे करनी है चीज़ों को। तो बस करना ये होता है आपको कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, तो चैनल्स पर सब चीज़ अवेलेबल है। करना कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, आप हमारे चैनल पर जब जाएँगे तो प्लेलिस्ट दिखेगी आपको। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको 5 प्लेलिस्ट आपको बनी हुई यहाँ पे दिखेगी नीचे। किसी में 90 वीडियोज़ है, किसी में कितनी। तो N5 कोर्स पूरा फ्री करा रखा है, सबसे नीचे दिखेगी वो वीडियो, आई मीन प्लेलिस्ट में। तो N5 का बेसिक कोर्स लिखा है, फिर दूसरा N4 बेसिक प्लस इंटरमीडिएट कोर्स है, तो इसके अंदर N4 कवर है पूरा। फिर कुछ सैंपल पेपर हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? कुछ इन्फॉर्मेशन है ऐसी, तो इस तरह की 5 मैंने लिस्ट बना रखी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनको मैंने इसलिए दिखाया है यहाँ पे। तो करना कुछ नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आप हर एक वीडियो मेरी जाके चेक करो, लेकिन इन प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर लो, क्योंकि मैंने कई बार ऐसी वीडियोज़ डाली हैं, जो आपके बीच में जो कंसर्न आता है ना कि हम कैसे पढ़ें? पढ़ते-पढ़ते आपको लगता है कि यार हो नहीं रहा है, कैसे करें? फिर आप कमेंट करते हो, या फिर जो न्यू ख़ास तौर पे सब्सक्राइबर है, जो पहली बार मेरी वीडियो पे आ रहे हैं, वो यही डालते हैं कि सर क्या करें? इस पे एक वीडियो बनाओ, और ऑलरेडी मैंने उस पे बना रखी है। तो करना कुछ नहीं है भाई, अगर आप मुझसे जुड़ रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा आप हर वीडियो देखें, वीडियो के थंबनेल से दिख जाएगा आपको। वीडियो के थंबनेल से पता चल जाएगा इसके अंदर कुछ बता रखा है संजय ने, कुछ इन्फॉर्मेटिव है, आप उसे देखो। उसके बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, तो ज़्यादा वो मुझे लगता है बेनिफिट रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। देखो इसके बाद रही बात मोटिवेशन की, तो जो स्टूडेंट समहाउ वो पास नहीं कर पाए, समहाउ वो रह गए, तो उनके लिए देखो मैं ये बता रहा हूँ, पहली चीज़ कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं। पहले ये जानने की ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है कि आप कर किस पर्पज़ से रहे हो। अगर आप जापानीज़ एक जॉब के पर्पज़ से कर रहे हो कि इंडिया में मुझे कहीं जॉब मिल जाए और मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छा एक फ्यूचर जो है वो स्पेंड कर सकूँ, तो उस केस में तो देखो जेएलपीटी एग्ज़ाम मस्ट हो जाता है, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा जेएलपीटी एग्ज़ाम, ठीक है? बट अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैं जो है जापान जाके जापान में स्टडी करना चाहता हूँ, स्टडी वीज़ा वगैरह मिल जाए मुझे, स्कॉलरशिप मिल जाए, इस प्रोस्पेक्टिव से अगर आप पढ़ रहे हो, सो इन दैट केस ज़रूरी नहीं है भाई जेएलपीटी करो। आप जेएफटी कर सकते हो, जापान फाउंडेशन टेस्ट, जो कि हर 2 महीने के अंदर होता रहता है इंडिया के अंदर, ठीक है? दिल्ली में आप पता कर सकते हो जापान फाउंडेशन में, गुड़गाँव में सेंटर पड़ता है उसका, ठीक है? तो ये दूसरा तरीका हो गया। बाकी एक तरीका और है नेट, जैसे किसी का जेएलपीटी नहीं निकला और उसे बहुत ज़्यादा जल्दी है कि भैया मेरा एग्ज़ाम एटलीस्ट कुछ होना चाहिए मेरे पास। अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई मैं स्किप नहीं कर सकता, मेरे पास लेवल हर एक उसका लेवल का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, तो आप नेट एग्ज़ाम दे दो, वो भी 2 महीने में होता है ना? तो हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब किसी कोर्स के बारे में जाता है ना, तो हर किसी की ये उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई मुझे बता दे, गाइड कर दे कि क्या-क्या चीज़ है, क्या-क्या नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अब बात आते हैं भैया देखो मोटिवेशन के लिए। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूँ। तो लिटरली मैंने भी इस बार N1 दिया था और मेरा N1 नहीं हुआ, ठीक है? ये मेरा सेकंड टाइम था। अब मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं हुआ, रीज़न क्या था? तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, उससे पहले मैं खुद ही बताता हूँ मेरी कमियाँ क्या हैं। सबसे पहली कमी, मैंने पढ़ा ही नहीं। 1 चैप्टर पढ़ा, उसके बाद पढ़ा ही नहीं। सच बता रहा हूँ, नहीं पढ़ा।
और इसके अलावा फर्दर मैं आपको एक्सक्यूज़ेज़ दूँगा नहीं, क्योंकि मैं जो भी बात कहूँगा ना, वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अपनी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो। मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होंगे, रिज़ल्ट आने के बाद कि वो फेल हो गए, बहुत सारी गालियाँ मिल रही होंगी घर से, है ना? तो उन गालियों को जवाब आपको फ्रस्ट्रेटेड होके नहीं देना है, गलत बोल के नहीं देना है। अब गलती तो करी है भाई, तो चुपचाप उसे सुनना है। और हाँ, अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाना है कि ठीक है कि इस बार हो गया, बट मैं नेक्स्ट टाइम डेफ़िनिटली करूँगा, बिल्कुल करूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। देखो, मैं बार-बार इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि भैया पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना और सही पढ़ना, इन दोनों में अंतर होता है। पढ़ना, पीछे एग्ज़ाम्पल दे दिया है, सही पढ़ना वो भी मैंने बता दिया है। सही पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, कभी भी पूछ लो याद रहेंगी। और सिर्फ़ पढ़ोगे, किताब जैसी आपने बंद करी, भूल जाओगे। तो समझ लो ये पढ़ा है, आपने पढ़ा है या फिर अच्छे से पढ़ा है। तो देखो, मैं यही बताऊँगा कि हर किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं। स्पेशली अगर आप पुअर फैमिली से हैं, मिडल क्लास से, तो वहाँ सब जगह ये चीज़ चलती हैं। आपको मैं एक एक अपने बारे में एक किस्सा सुनाना चाहूँगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने जापानीज़ सीखनी स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने सिर्फ़ इंटरनेट पे सर्च किया, मुझे एक इंस्टीट्यूट मिला, मैं वहाँ पढ़ने गया। नाम नहीं ले रहा उस इंस्टीट्यूट का, लेकिन जब बताऊँगा तो आप समझ ही जाओगे। तो उस इंस्टीट्यूट में 6-6 महीने का सेमेस्टर से पढ़ाई होती थी, यानी 3 साल का कोर्स था देखा जाए जापानीज़ तो। तो मैं उस इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया, भाई फ़ीस गई थी अच्छी खासी। मेरे फादर जाके मेरा एडमिशन करा के आए। मुझे पता है वो फ़ीस हमने मेरे घर से कैसे गई थी, मैं जानता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उस फ़ीस को उस टाइम पर, मतलब 16 या 17 में मैं दे के आया था। तो बहुत ही दिक्कत थी। घरवालों की एक्सपेक्टेशन थी कि अब एडमिशन करा दिया, ढंग से पढ़ना और अब अच्छे से कुछ कर लो। भाई मैं पढ़ने गया वहाँ पे, तो क्लास में मैं देखता था वहाँ पे एक से एक स्टूडेंट। मैंने अपने वहाँ वहाँ जाके सबसे पहले जो गलती करी वो थी अपने आप को कंपैरिज़न। अपना कंपैरिज़न करा मैंने जो अदर वहाँ पे स्टूडेंट्स थे। सबसे पहले थोड़ा डरता था, मैं कभी भी बाहर ऐसे निकला नहीं, और वहाँ मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट थे, अच्छे-अच्छे घर से थे। भाई उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, अच्छी खासी थी। तो जब इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया ना क्लास में, तो भाई मैं तो सबकी शक्ल देख रहा था कि यार ये क्या बोलते चले जा रहे हैं। मैं भी बोलता था इंग्लिश, मैं बोल सकता था इंग्लिश, बट मेरे मुँह से शब्द नहीं निकला। जब मेरे से सेंसे ने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं थोड़ा स्टैमर हो गया वहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ। तो ये एक प्रेशर था। फिर कुछ दिनों बाद जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, मैं देखता था क्लास में रिंशु का काम बच्चे घर से करके लेके आते थे स्टूडेंट, सेंसे के बोलने से पहले आंसर। मतलब वो कॉन्फिडेंस जो था वो डाउन करते थे मेरा। मुझे लगता था यार मेरे से तो ये एक्सरसाइज़ हुई नहीं, ये करके कैसे ले आए? मुझे नहीं समझ में आता था। अब रीज़न ये था कि उनके ब्रदर, सिस्टर कोई ना कोई था जो पढ़ चुका था, उनसे वो गाइडेंस लेते थे, कुछ भी करते थे, वो आंसर निकालते थे, पढ़ के आते थे कैसे भी। यहाँ कुछ नहीं पता था, और उस टाइम इतना इंटरनेट भी नहीं था कि यूट्यूब पे देख लिया तो पता चल गया। तो मेरे साथ ये था, मुझे ये था कि भाई इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, पास कर ही देंगे, है ना? 60% पासिंग मार्क्स चाहिए थे वहाँ पे। 60, आई थिंक 62% कुछ ऐसा था। तो मैं इस तरीके से पढ़ता रहा, मैंने कि पास कर ही देंगे, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और सच बताऊँ, पहले ही क्लासेस में, यानी कि पहले ही सेमेस्टर जो था 6 मंथ का, मैं उसमें ही फेल हो गया। मेरी परसेंटेज जो थी पासिंग, वो थी 55 या 56 के अराउंड थी। सीधा फेल हुआ था मैं। तो फिर दिक्कत क्या हुई कि जब मैं घर आया भाई, मुझे बहुत तेज़ सदमा लगा, झटका लगा कि भाई फ़ीस चली गई थी अच्छी खासी। घर आके बताया मम्मी-पापा को भाई, तो गालियाँ पड़ी। मम्मी ने बहुत सुनाया, बहुत डाँटा हद से ज़्यादा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है यार ये सब चीज़। और सच बताऊँ, जब मैं क्लास में पढ़ रहा था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। आज मुझसे सवाल पूछते हैं ना काफ़ी सारे स्टूडेंट, सेंसे पार्टिकल समझ में नहीं आ रहा, सेंसे ये समझ में नहीं आ रही, सेंसे वो समझ में नहीं, भाई ये सब चीज़ भुगता बैठा हूँ मैं। और मुझे पता है कि आपको गलती कहाँ पर होगी, कहाँ पे आपको कमी लगेगी, कहाँ पे आपको महसूस होगा कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रही। उस चीज़ को मैं ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। तो मुझे कोई भी स्टूडेंट जब पहली बार मेरे चैनल से जुड़ता है ना, और हर किसी का सवाल होता है, सर सर सेंसे इसके ऊपर वीडियो, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। तो देखो, एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा-सा टॉपिक से हटा हूँ मैं। वो ये कि अगर कोई मेरे चैनल पर आ रहा है, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप मेरे से जुड़ गए हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिटेल में। ये बात मैं कह रहा हूँ, आपको कोई इंस्टीट्यूट में कोई सेंसे इतना बढ़िया से नहीं बता पाएगा। कोई आपको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करेगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो मैंने खुद भुगता है, खुद फेस किया है। आपको सच बताऊँ, जब मैं फेल हुआ था, तो उसके बाद घर से तो बहुत गालियाँ मिली भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी मेरे साथ।
आप ये मान लीजिए कि मैंने उस टाइम पर अपना डिप्रेशन क्या होता है वो पहली बार फ़ील किया था। डिप्रेशन को एक वर्ड बोलते हैं जापानीज़ उत्सुबियो, गेट डिप्रेस्ड। तो डिप्रेशन को मैंने कैसे फ़ेस किया, भाई वो मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ। मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद किया और नेक्स्ट 6 महीने तक मैंने रिपीट किया था। नेक्स्ट 6 महीने तक मैंने ऐसे पढ़ा कि बस मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करा है। मुझे ही नहीं पता सुबह कब हुई, शाम कब हुई, रात कब हुई, पढ़ रहा हूँ बस। और उसका रिज़ल्ट ये मिला कि जब 6 मंथ बाद डर तो मुझे लगा एग्ज़ाम जब मैंने दिया उस इंस्टीट्यूट का। जब मैं 6 मंथ बाद एग्ज़ाम देने पहुँचा सेंटर में, एग्ज़ाम दिया, उसका जो रिज़ल्ट आया, तो आपको बहुत मैं बताऊँगा कि मैं बहुत हैरान था कि 180 में से मेरे 174 या 75 कुछ मार्क्स आए थे। अब उसके अंदर ऐसा नहीं था मेरे 175 आए तो 5 मार्क्स जो थे वो गलत थे, नहीं, थे वो भी सही। लेकिन जब क्लास में हमें शीट दी गई, बाँट के दी गई कि भाई अपना रिज़ल्ट देख लो, तो मैंने उसमें देखा कि सेंसे आए, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे जो 5 नंबर भी है ना, वो क्यों गलत है, क्योंकि तुमने लिखा गलत है। आंसर सही है लेकिन ये राइटिंग के कांटे हैं। तो मैं बहुत सैटिस्फाई था कि यार 180 में से 180 आ गए, मतलब मैंने जो गलती करी थी ना वो मैंने सुधार ली। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके लिए कि अभी आप जो फेल हुए हो ना, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपने गलती क्या की है और आपको कहाँ-कहाँ पर आपका वीक पॉइंट है। एक नोट्स बनाओ, वहाँ पर लिखो चीज़ें कि मेरे को ये गलती, मुझे यहाँ दिक्कत है। मुझे पैटर्न क्लियर नहीं होना, मुझे पैटर्न क्लियर करना है। मुझे पैटर्न समझ में नहीं आया, ये क्लियर करना है। मुझे कांजी समझ में नहीं आई, ये करना है। या फिर मुझे जो है पार्टिकल समझ में नहीं आए, मुझे ये करना है। समझ रहे हो? लिसनिंग नहीं आ रही, लिसनिंग पर फ़ोकस करना है। तो भाई अपने जो भी वीक पॉइंट है, उनको आपको खुद से नोट करना होगा और उस पर काम करना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और यकीन मानो यार जब करोगे तो क्यों नहीं, पता है एक चीज़ बताऊँ आपको कि किसी भी चीज़ को करने से पहले ना अपने आप को इवैल्यूएट कभी मत करना। अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करना कि मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा, सब आपकी हिम्मत तोड़ेंगे। ये रियलिटी है। हर एक इंसान आपकी हिम्मत तोड़ेगा। आपको पता है जब मैंने 2000 आई थिंक 22 में अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो काफ़ी सारे लोग जो मुझे जानते थे, सब हँसते थे कि क्या कर रहा है तू यूट्यूब पे, कुछ नहीं होने वाला। मेरे अंदर 2 चीज़ थी। मेरा मन ने एक ये कहता था कि भाई तू कर लेगा, टेंशन मत ले, होगा। दूसरा कहता था तेरे से कुछ नहीं होगा। तो मैंने अपने पहले मन की बात मानी कि यार करते हैं, क्या जा रहा है? समय है तो उसको यूटिलाइज़ करते हैं। आज बहुत ज़्यादा तो नहीं है नंबर भाई, मैं बताऊँ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे ये नंबर कुछ है ही नहीं। 12,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो एज़ अ फैमिली जो है हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो जब भी मैं कभी निराश होता हूँ ना, जब भी मैं कभी डिमोटिवेट होता हूँ, तो मुझे मोटिवेट आप लोग ही करते हैं, सच बताऊँ। मैं उन नंबर्स को देखता हूँ, 12,000 यानी 12,000 लोग, मेरे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। 12,000 लोग मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरे से जुड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं। तो ये सारे 12,000 लोग यूँ ही तो नहीं कर रहे, कुछ तो इन्हें मिल रहा है, ठीक है? तो वही चीज़ मैं कहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है मेरे लिए हमेशा। तो मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत है नहीं आपको। मैं हमेशा यहाँ पर हूँ। जब भी आप कभी डिमोटिवेट होए तो मेरा वीडियो उठा के देख लेना। ठीक है? एकदम चार्ज हो जाओगे बिल्कुल। मैं अपने आप को बहुत मंदबुद्धि समझता हूँ। सच बताऊँ एक बार में मुझे कोई चीज़ होती नहीं है यार, मैं इतना मानता हूँ। तो जब मेरे जैसा कर सकता है तो आप तो फिर सबके अलग-अलग दिमाग होते हैं। हो सकता है आप में से मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो वहाँ पे, आप लोगों में से। आप एक बार में चीज़ों को कैप्चर कर लेते हो। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? भाई बिल्कुल कर सकते हो। तो बस यही बोलूँगा कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मज़े की बात ये है, मुझे पता है कि रिज़ल्ट आने के बाद और जब रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में नहीं होता, तो घर से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है ना? मम्मी का मिलता है, पापा तो ख़ैर नहीं बोल देते ना, मम्मी बहुत बोलती हैं। तो मेरा एन 3 तक जो मैंने पढ़ाई करी थी, घर पे करी थी, उस टाइम मैं जॉब नहीं करता था, तो मम्मी बहुत डाँट-डाँट के पढ़ाती थी, तो डाँट-डाँट सुन-सुन के हमने अपना डर के मारे निकाल लिया एन 3। फिर एन 2 समहाउ निकल गया खींच-तान के, उसमें भी डाँट पड़ती थी। अब एन 1 के लिए मम्मी कहती है कि पढ़ ले, तो मैं नहीं टाइम दे पाता। मैं बहाने मार दूँ, हाँ, पढ़ लूँगा मम्मी, कर लूँगा। तो 2 बार से फ़ेल हो गया, तो मम्मी ने अब मेरे से ये कहा, "तेरे बस की नहीं है निकालना, तू निकाल के दिखा दे अगर निकाल सकता है। क्योंकि तूने अब तक जो निकाला है ना, वो हमारे डर की वजह से निकाला है और अब तू कमाने लगा है, तो तेरे अंदर अब डर रहा नहीं।" तो ये शब्द है मेरी मम्मी के। तो वो यही बोलती हैं कि, "तू निकाल के दिखा दे अगर तू निकाल सकता है अपने दम पे तो।" तो मैं इस चीज़ को एक चैलेंज नहीं, हाँ, मैं इस चीज़ को एक एक डाँट समझ के मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, जो वो बोलती है वो सही बोल रही है। सही बोल रही है कि प्रेशर था पहले तो मैं कर लेता था। अब थोड़ा-सा कि जॉब है, काम चल रहा है तो हाँ, थोड़ा-सा मैं सुस्त हुआ बीच में और उसका रिज़ल्ट है कि भाई नहीं हो रही चीज़ें, नहीं कर रहा मैं, नहीं पढ़ रहा। बट हाँ, अब करूँगा।
मैं सच बता रहा हूँ, देर से जागे बट जागे, लेकिन हाँ, अब करना है। मुझे नहीं पता अब जुलाई वाले एग्ज़ाम में रिज़ल्ट क्या रहेगा, लेकिन हाँ, अब मेहनत से पढ़ना है, मेहनत से करनी है, मेहनत करनी है, चाहे कुछ भी हो, रिज़ल्ट कुछ भी हो, कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो। तो जब मैं कर रहा हूँ तो यार आप लोगों को भी बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी है ना, हिम्मत बिल्कुल नहीं तोड़नी है, मेहनत करते रहो, होगा ज़रूर, ठीक है? तरीके मैंने बता दिए आपको कि ये पहले डिसाइड करो कि आपको किस प्रोस्पेक्टिव से आप पढ़ रहे हो। आपको जॉब करनी है, आपको बाहर जाके पढ़ना है। एक जो चीज़ मैं देखता हूँ अपनी वीडियोज़ में, वो मुझे ये लगता है कि भाई कि कुछ-कुछ टॉपिक जो है मैं कवर नहीं करता, और इसका कहीं न कहीं मुझे लगता है खामियाज़ा भी है कि मेरे से जो लोग जुड़ रहे हैं वो सारे पढ़ने वाले जुड़ रहे हैं। ये पहली चीज़ है। सेकंड चीज़ में मुझे लगता है कि एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी चाहिए शायद वो मैं कहीं न कहीं दे नहीं पाता, जैसे कि एक स्कॉलरशिप होता है मैक्स्ड, MEXT, इसके बारे में मुझे लगता है कि वीडियो वीडियो मुझे देनी चाहिए आपको, ताकि आपको पता चल सके कि जापान में जाकर आप पढ़ सकते हो, और ये सारा खर्चा जापान गवर्नमेंट उठाएगी, इवन आपके रहने का, खाने का, पीने का, ट्यूशन, पॉकेट मनी तक जापानीज़ गवर्नमेंट आपको देती है। आप चाहो तो उस पॉकेट मनी को बचा के इंडिया भी भेज सकते हो, ठीक है? तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है इसका। इस पे मैं वीडियो बनाऊँगा आगे की वीडियोज़ में। एसएसडब्ल्यू के बारे में बताऊँगा कि अगर कोई लोग जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, 35, 36, 37, वो चाहते हैं यार सीधे जापान जाऊँ एन4 करके ना, थोड़ी-सी एक आध लेवल क्लियर हो जाए, फिर मैं जापान में जाके जॉब कर लूँ। तो एन4 करने के बाद आप एसएसडब्ल्यू कर सकते हो। स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर बोलते हैं, यानी छोटे-मोटे काम इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। जैसे वेल्डिंग का काम हो गया, टेक केयर, किसी हॉस्पिटल वगैरह में आप, वहाँ एल्डर ज़्यादा हैं लोग, तो उन लोगों की टेक केयर करना, हर चीज़ करना, उनके वॉशरूम से लेके सब चीज़, साफ-सफाई, कपड़े पहनाना वगैरह। छोटे-छोटे बहुत काम है, पेंटर का काम है, कारपेंटर का काम है ना? तो ये एसएसडब्ल्यू के अंतर्गत आती हैं। हालाँकि इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, डिटेल में फिर बनाऊँगा कभी। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद मैं आपको, जो वीडियो आएँगी, उसमें मैं आपको ये बताऊँगा एग्ज़ैक्टली पढ़ना कैसे है। मैं एज़ अ मंदबुद्धि मैं किस तरीके से याद करता हूँ चीज़ें, मैं किस तरीके से अब से जो मैंने स्टैंडर्ड बनाया वो क्या है। तो मैं देखो, मेरे से जितना पॉसिबल हो सकेगा ना, मैं हर एक तरीके से आपकी मदद करूँगा। बदले में चाहिए मुझे कुछ नहीं, बस ये कि आप लोग पढ़ लोगे, और मेरा क्या ही जा रहा है। आप लोग जो भी करोगे, कमाओगे, अपने दिमाग से कमाओगे, अपनी स्किल से कमाओगे। हाँ, बस ये मेरा थोड़ा-सा यहाँ पर शायद एज़ अ टीचर मैं आपको शायद एक सही तरीके से गाइड कर पाऊँ। बस यही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। तो बस यही बोलूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप फेल हुए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, ठीक है? तो उस रीज़न को पहचानो, अपने वीक पॉइंटों को पहचानो, जो आपको लग रहा है ये चीज़ मेरी गलत थी, ये पॉइंट यहाँ पे वीक था, उसको स्ट्रॉन्ग करो, काम करो, अच्छे से करो, बिल्कुल निकलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना निकले। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। अगर देखो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना, कि भाई ये मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई यहाँ पर आपको सब चीज़ मिलेगी। सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूँगा, और उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता। सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे बेनिफिट यही होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ईज़िली मिल जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।